नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तराखंड में सीएम के इस्तीफे की। बताएंगे कि किसानों के डर से कैसे समर्थन वापस लेगी जेजेपी। जानेंगे कि कैसे चुनाव से पहले बिखरने लगा एनडीए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हुंकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में देश की बदहाली की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीयू के पूर्व एमएलए श्याम बहादुर की पार्टी नेताओं को सलाह, संगठन को करिए मजबूत, कभी भी टूट सकता है गठबंधन। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा टैक्स वसूली कर मित्र वर्ग का कर्ज माफ कर रही सरकार। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी डीए की 3 किश्त, वित्त मंत्रालय का ऐलान। जनवरी 2020 से लंबित है महंगाई भत्ता। ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी कोर्ट। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 584 अंकों की बढ़त के साथ 51,025 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 142 अंकों की बढ़त के साथ 15,098 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 3 दिन से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट चल रही थी। पिछले 24 घंटों में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की खबरें सुर्खियां बनने लगी। आज सुबह होते होते ये साफ हो गया कि रावत अब सीएम नहीं रह पाएंगे। शाम को रावत राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो क्यों इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए रावत, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। लगभग 4 साल पहले रावत ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ली थी और जब विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है तो पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया था। रावत राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाद में रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मुझे दिया था। छोटे से गांव में जन्म लिया। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। मैं प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रावत के चेहरे से साफ लग रहा था कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से वो खुश नहीं हैं। इसलिए जब उनसे इस्तीफा देने का कारण पूछा गया तो रावत का जवाब था, मेरे इस्तीफे का कारण जानना है तो आपको दिल्ली जाना होगा। इस बीच नए सीएम पद की रेस में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और मंत्री सतपाल महाराज का नाम बताया जा रहा है। इसके साथ ही धन सिंह रावत भी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। धन सिंह रावत वर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें देहरादून लाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। रावत के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि मौजूदा सरकार कुछ कर नहीं सकी है। अब मैं राज्य की सत्ता में बदलाव देख रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे लाएंगे, लेकिन 2022 में सत्ता में नहीं लौटेंगे। रावत के लिए मुश्किलों का दौर तभी शुरू हो गया था जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को देहरादून भेजा और विधायकों की राय ली। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी। इसके बाद से ही साफ हो गया था कि रावत की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर नहीं आ पाए। इसके बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रावत को इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया। आखिरकार रावत का इस्तीफा हो ही गया। बीजेपी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदल रहा है? क्योंकि कल यानी 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। सभी दलों ने अपने विधायकों को विधानसभा में उपस्थित होने का व्हिप जारी कर दिया है। लेकिन इससे पहले किसानों के ऐलान ने खट्टर सरकार और जेजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या हरियाणा में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार? देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में किसान आंदोलन की मांग भले ही सरकार नहीं मान रही हो,
लेकिन हरियाणा के गांवों से लेकर राज्य की विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जिससे राज्य की खट्टर सरकार मुश्किल में दिख रही है। जेजेपी विधायक जबरदस्त दबाव में दिख रहे हैं। अधिकांश विधायक तो साफ कर चुके हैं कि वो किसानों के साथ हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के समय वो विपक्ष का साथ दे सकते हैं, क्योंकि किसानों का विधायकों पर दबाव है कि खट्टर सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का विधायक समर्थन करें। विधायक विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, जब तक वो केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, केंद्र किसानों की बात नहीं सुनेगा और किसानों के दबाव का असर भी दिख रहा है। जेजेपी विधायक बबली देवेंद्रम का कहना है कि विधायकों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। आज जब हम गांव में निकलते हैं तो फोन आते हैं कि भाई साहब गांव मत आना, जबकि हमारा एक सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है या समाज के शादियों में आना जाना है। हम कहते हैं कि भाई आप हमें न्योता ही नहीं देना चाहते या हमारी सामाजिक और राजनीतिक ड्यूटी नहीं निभाने देना चाहते तो हम नहीं आएंगे। समस्या है और खास तौर पर उन विधायकों के लिए ये बड़ी समस्या है जो राज्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बबली खुद किसान है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी भी हैं, इसलिए उनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक किसानों के आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव में यदि विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ा तो खट्टर सरकार की विदाई भी हो सकती है। हरियाणा में किसानों के डर से बीजेपी जेजेपी को सत्ता के जाने का डर लग रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन चुनाव से पहले ही कमजोर होता दिख रहा है। सीट बंटवारे में विवाद के चलते एक पार्टी ने तमिलनाडु में एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कौन सी पार्टी हुई बीजेपी से दूर, देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एआईएडीएमके ने भी सूबे में गठबंधन के दम पर अपनी सरकार बनाई है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी गठबंधन का गणित लगाकर सत्ता की रेस में खुद को आगे करने की जुगत में है। गठबंधन की इस रेस में डीएमके ने एआईएडीएमके को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ दल के साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजयकांत की पार्टी देसिया मुर्पोक द्रविड़ कड़गम यानी डीएमडीके बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन से अलग हो गई। डीएमडीके ने इस संबंध में बयान जारी करके घोषणा की है। डीएमडीके ने अपने बयान में कहा है कि 3 दौर की वार्ता के बावजूद सीटों के बंटवारे में गैर बराबरी की वजह से गठबंधन छोड़ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से डीएमडीके ये संकेत दे रही थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अकेले दम पर राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि जारी किए बयान में डीएमडीके के आगे की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि साल 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक ने दावा किया था कि डीएमडीके ने उससे संपर्क किया था। हालांकि उस वक्त उसने विपक्ष का दामन नहीं थामा था, लेकिन अब चुनावी हवा के साथ पार्टी भी अपना रुख बदल सकती है, जो एआईएडीएमके और बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। पहले ही तमाम अनुमान बता रहे हैं कि अब की डीएमके और कांग्रेस की बनेगी सरकार। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन का कमजोर पड़ना उसकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। तमिलनाडु में गठबंधन सहयोगियों ने बीजेपी की परेशानी बढ़ाई हुई है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। बीजेपी की नजर इस बार नंदीग्राम की सीट पर थी। इसके लिए वो टीएमसी से ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में ले आई थी, लेकिन ममता खुद नंदीग्राम पहुंच गई हैं। तो नंदीग्राम में क्या कहा ममता ने, आज देखिए इस रिपोर्ट में। नंदीग्राम का मुकाबला तय हो चुका है। ममता बनर्जी कभी अपने बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। आज ममता नंदीग्राम पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ कर दिया कि उन्हें कोई भी चुनौती स्वीकार है। मंच पर ही मां चंडी का पाठ करते हुए ममता ने कहा कि मैं हिंदू हूं, कोई मुझे हिंदुत्व ना सिखाए। मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया, ये मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि मैं इस बार या तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी या फिर सिंगूर से। यदि सिंगूर नहीं होता तो नंदीग्राम भी नहीं होता। आज आप लोग यदि मना कर देंगे तो मैं नंदीग्राम से अपना नामांकन नहीं करूंगी। आप लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं नंदीग्राम आई हूं। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जो दिल्ली, गुजरात और राजस्थान से आ रहे हैं वो हमें बाहरी बता रहे हैं। मैंने नंदीग्राम और सिंगूर को एक किया था। ममता बनर्जी ने 11 मार्च को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने का भी ऐलान किया। वो कल 10 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन उनके तेवरों से साफ है कि वो हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं।
ममता ने कभी अपने करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में ही चुनौती देने का फैसला किया है। चुनौती तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने करीबी रहे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी है कि उन्हें वापस कांग्रेस में लौटकर आना ही होगा। राहुल के बयान पर सिंधिया का जवाब भी आया है। तो क्या कहा ज्योतिरादित्य ने, देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 1 साल हो गया है, लेकिन सिंधिया और राहुल की करीबियों को लेकर चर्चाएं अभी भी हो रही है। इन 1 साल में राहुल गांधी ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल नहीं उठाए। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया ने कांग्रेस को लेकर सख्त रुख जरूर दिखाया, लेकिन राहुल के खिलाफ कुछ भी बोलने से वो बचते रहे। पीएम मोदी पर राहुल ने सवाल उठाए तो तब सिंधिया ने कहा था कि एक तरफ विकास वाली सोच है, वहीं दूसरी तरफ ये केवल टिप्पणी करने तक सीमित रहने वाली सोच है। सिंधिया का मतलब राहुल गांधी से था, लेकिन नाम उन्होंने तब भी नहीं लिया था। सिंधिया ने कभी भी राहुल गांधी को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे लगे कि अब इनके बीच की दूरियां कभी समाप्त नहीं होंगी। इस बीच कल यानी सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में सिंधिया को लेकर कहा था कि अगर वो कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। बीजेपी उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, मेरे ये बात लिख कर रख लें। सिंधिया को कांग्रेस में आना ही होगा। राहुल गांधी का ये बयान कल से ही चर्चाओं में बना हुआ है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह आज चिंतित नजर आ रहे हैं और अब उससे लेकर बयान दे रहे हैं, अगर इसी तरह उन्होंने उस समय चिंता जताई होती जब मैं कांग्रेस में था तो आज स्थिति ही अलग होती। सिंधिया का इशारा था कि जब वो कांग्रेस में अपने वजूद को लेकर परेशान थे उस समय उनकी क्यों नहीं सुनी गई। सिंधिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावा कर रहे थे, लेकिन राज्य के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सिंधिया को कांग्रेस की कमान नहीं दी गई थी। काश राहुल ने पहले चिंता की होती तो शायद सिंधिया बीजेपी की जगह कांग्रेस में ही होते। कुछ यही ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कह रहे हैं। आज के फैसले कल पर असर करते हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने आज जब बजट पेश किया तो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई। तो बजट में किसे मिला क्या खास, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के बचाव में देश के लगभग हर राज्य ने इस बार डिजिटल बजट पेश किया। यही दिल्ली में भी हुआ। इस बार दिल्ली का बजट 69,000 करोड़ से अधिक का था। बजट पेश करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस बजट का नाम देशभक्ति बजट रखा गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त 2021 से लेकर 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली और देश में आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने इस बार 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें शिक्षा के लिए 16,377 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 9,934 करोड़, आधारभूत ढांचे के लिए 9,394 करोड़, आवास विकास योजना पर 5,328 करोड़ और अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मैं हर साल दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य से संबंधित कुछ आंकड़े रखता हूं। आज दिल्ली के पिछले 75 साल के आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालूंगा। हमने 1941-1951 के बीच सबसे बड़ा बदलाव देखा। 1947 में 6 लाख के करीब की आबादी थी, आज 2 करोड़ की आबादी है। 2047 तक करीब 3 करोड़ 28 लाख आबादी पहुंचने का अनुमान है। अगर बात स्वास्थ्य की करें तो बजट के अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लोग मुफ्त में वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा वर्चुअल मॉडल स्कूल शुरू करने के लिए 16,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आप सरकार वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय के बराबर ले जाने की इच्छा रखती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 75वें सप्ताह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर कार्यक्रम चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के बजट का कुल आकार मौजूदा वर्ष के बजट के मुकाबले 6.1% अधिक है। दिल्ली के वित्त मंत्री ने लगभग 1.5 घंटे के बजट भाषण का समापन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के साथ की। इसके साथ ही ये बजट अब सदन के पटल पर बहस के लिए सौंप दिया गया। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में देश की बदहाली की। मोदी राज में जनता परेशान है। केंद्र की नीतियों से जनता की परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही है। नोटबंदी, जीएसटी, पूर्णबंदी जैसे फैसलों को बिना तैयारी के लागू करने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से दिख रहा है। और अब एमसीए की एक रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए। साल 2016 में केंद्र सरकार ने देश में नोटबंदी का निर्णय लिया था। 1 साल बाद देश में जीएसटी लागू कर दी गई।
इसके बाद से 2018 तक देश में 50 लाख रोजगार घट गए। वहीं पिछले साल देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी, जिसके बाद अचानक सरकार की ओर से पूर्णबंदी का ऐलान कर दिया गया, जिसके चलते देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.1% हो गई। हाँ, लेकिन अब इनमें सुधार जरूर आया है और जनवरी 2021 में ये घटकर 6.5% हो गई। लेकिन इसी बीच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक देश में अप्रैल 2020 से 2021 की फरवरी तक करीब 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपने परिचालन को बंद कर दिया। देश में लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर काफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से इन कंपनियों पर काफी प्रभाव पड़ा है। MCA के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि फरवरी तक चालू वित्त वर्ष में कंपनी अधिनियम 2013 की कुल 10,113 कंपनियों ने अपने कारोबार को स्वेच्छा से बंद कर दिया था। आपको बता दें कि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल 2,394 कंपनियां बंद हुईं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,936 कंपनियां बंद हुईं। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 की अवधि के दौरान तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 1,322 कंपनियों और 1,279 कंपनियों का कारोबार बंद हुआ। वहीं कर्नाटक में 836 कंपनियों को स्वेच्छा से बंद कर दिया गया। इन कंपनियों के बंद होने के चलते देश में बेरोजगारों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन सरकार इस पर स्वास्थ्य मुसीबत का ही तर्क दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाई गई पूर्णबंदी को लेकर मोदी सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही अब तक देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं खोज पाई है। वहीं दूसरी ओर महंगाई दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार अब लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।